हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 8 क्लास का एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को कंबाइंड करके 8 क्लास का इतिहास यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास को डिटेल से पढ़ेंगे लोग। चैप्टर वाइज चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें आज जो है हम लोग जितना चैप्टर हो पाए, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए उसको समझाने की कोशिश करूँगा। डिटेल वे में इसको समझाऊँगा ताकि एक भी चीज़ आपका ना छूटे, है ना। और ये जो एमसीक्यू जो सीरीज चल रहा है, इसका पीडीएफ जो है ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसको लिया हुआ है, परचेज़ किया हुआ है। अगर आपको भी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर इसको ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9905550148। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको चाहिए होगा। वरना यहाँ पर तो ये चीज़ों को मैं बताऊँगा ही। शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन का नाम लिखा हुआ है ये राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। तो जो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार है ये दिल्ली में स्थित है। ये चीज़ आप लोग को पहला ही चैप्टर में दिया गया था और उसमें बताया भी था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभिलेखागार मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अभिलेखागार मतलब क्या होता है, ठीक है। संग्रहालय यानी म्यूजियम, अभिलेखागार को इंग्लिश में आर्काइव बोलेंगे। तो ये अभिलेखागार मतलब होता है कि वैसा जगह जहाँ पर सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हो गया अभी वर्तमान समय में कलेक्ट्रेट हो गया, ब्लॉक हो गया, वहाँ पर क्या रखा जाता है, सरकारी दस्तावेजों को, कागजातों को सुरक्षित रखा जाता है। तो इसकी जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर जो है वो दिल्ली में स्थित है। और अगर कहा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1920 के दशक में हुआ था। सेकंड नंबर क्वेश्चन आएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है। यानी कि औपनिवेशिक युग से मतलब क्या समझते हैं। तो देखिए, औपनिवेशिक युग जो है ना, ये वर्ड ही किससे जुड़ा हुआ है, गुलामी से जुड़ा हुआ। उपनिवेश मतलब होता है गुलामी, ठीक है। और मैं कई बार बताया हूँ, जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया तो हम लोग जो थे, जब अंग्रेज़ के शासन के अधीन में रह रहे थे तो उस समय तक हम लोग अंग्रेज़ों का क्या थे, उपनिवेश थे यानी गुलाम थे, ठीक है। तो ये किसके काल को बता रहा है, ये ब्रिटिश काल को बता रहा है कि ब्रिटिश काल के समय में भारत जो है उपनिवेशिक युग में जी रहा था, या हम लोग औपनिवेशिक युग में थे लोग। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, इतिहास के कितने कालों में विभाजित किया गया, यानी कितने भागों में बांटा गया। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, सब जानते हैं। लेकिन आगे पढ़ेंगे लोग कि जेम्स मिल नामक एक अर्थशास्त्री बोलिए या दार्शनिक बोलिए या इकोनॉमिस्ट बोलिए, ठीक है, या इसको इतिहासकार बोलिए, जो भी था, ये स्कॉटलैंड का निवासी था जेम्स मिल जिसका नाम था। उसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश शासन के आधार पर बांटा। आएगा आगे उसको समझा जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है जेम्स मिल के बारे में, कहाँ का था, तो स्कॉटलैंड का निवासी था, ठीक है। और उसने किताब लिखा था 1817 के आसपास, उसने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था, क्या नाम था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम था उस किताब का, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। उस किताब का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1817 ईस्वी में इसने एक किताब लिखा। स्कॉटलैंड के निवासी था, ठीक है। और इसने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा तो ब्रिटिश शब्द का प्रयोग किया, ईसाई शब्द का नहीं। मतलब उसने कहा कि भारत जो है, भारत में पहले हिंदुओं ने शासन किया, देन मुसलमानों ने शासन किया, उसके बाद अभी जो है ईसाई ने शासन नहीं कर रहा। ये नहीं बोला, ब्रिटिश ने शासन किया, क्योंकि ईसाई बोलता तो यूरोप में बहुत सारे देश जो है ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। तो वो ब्रिटिश का समझिए कि एक बड़का चमचा था, ठीक है, जेम्स मिल। अगला 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे। 1817 ईस्वी में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था, तो वही जेम्स मिल था। सिंपली बात है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि नहीं है। अगला 6 नंबर आज, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे। तो क्या बनाया गया था, अभिलेखागार बनाया गया था सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारियाँ प्राप्त की जाती थी। तो जो जनगणना होता है ना, आज भी जो जनगणना होता है उससे क्या प्राप्त होता है हम लोग को, एक तो लोगों की जनसंख्या मालूम चल जाती है, लोग कौन कौन से जाति है ये मालूम चल जाता है, उनके व्यवसाय क्या है, मतलब कौन से कार्य कर रहे हैं, ये सब चीज़ उपयुक्त में से सभी इसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है, ठीक है। और जो जनगणना का जो अगर देखा जाए इतिहास की, जनगणना की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो जनगणना का जो शुरुआत हुआ था वो 1872 ईस्वी में मेयो द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। दोबारा 1881 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के सहयोग से ये जनगणना जो है भारत की सक्सेसफुल हुआ। उसी के बाद से हर एक 10 साल में जनगणना करने की बात कही गई, है ना। क्या कहा गया कि हर एक 10 साल पर जनगणना किया जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेज किस बात पर विशेष ध्यान देते थे। तो वो सर्वेक्षण पर विशेष ध्यान देते थे। क्या देते थे, वो जानते थे कि सर्वेक्षण किया जाएगा तो देश की स्थिति ठीक से चलेगी। जैसे कि उन्होंने इसी क्रम में वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातात्विक विभागों में सर्वेक्षण करना, मानव शास्त्र सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, बहुत सारे सर्वेक्षण कार्य शुरू किए थे। अगला देखेंगे,
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, किसके द्वारा लिखा गया था? तो जेम्स मिल द्वारा लिखा गया था। ये सभी तो आप जानबे करते हैं। 10 नंबर लिखा हुआ कि भारत शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? तो जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का ही पहले पेज में एनसीईआरटी में देखे होंगे तो यहाँ साइड में एक फोटो बना होगा जिसमें जो पुरोहित लोग हैं, पंडित लोग जो है वो जो ब्रिटेनिया है, ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, शास्त्र भेंट कर रहे हैं, जो कि एक क्या है, प्राचीन पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन लेके आए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? तो ये अभी बोला, इसको 1920 के दशक में इसको बनाया गया था। एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते हैं? तो देखिए, इतिहासकार मेन चीज़ है वो डेट में, तारीखों में भी खोए रहते हैं कि कब कौन सी घटनाएं हुई, तो तारीखों में क्या रहते हैं, खोए रहते हैं। वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो जो वारेन हेस्टिंग्स था भारत का, अगर देखेंगे गवर्नर जनरल कब बनता है, तो ये गवर्नर जनरल बनता है 1773 ईस्वी में। का मतलब यह 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनता है। अब ये 1773 में जब बनता है वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल, तो 1773 ईस्वी में क्या हुआ था कि एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत ही ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स जो होता है भारत का गवर्नर जनरल बनता है। लेकिन कहा जाए कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बाद में जो वारेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल बना, ठीक है। तो दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो गवर्नर और एक तो गवर्नर जनरल। तो गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था उस समय रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, गवर्नर, पहला गवर्नर उसको माना जा सकता है बंगाल का। और गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स, कब बना? 1773 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत, किस कानून के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 ईस्वी में, उसी के तहत। और उसी 1773 की रेगुलेटिंग के तहत के ही जो था सुप्रीम कोर्ट की यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना करी गई थी, ठीक है। आगे चलिए, जो वारेन हेस्टिंग्स था ना, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में और थोड़ी बहुत अगर चीज़ें जानना होगा तो वारेन हेस्टिंग्स जब यहाँ से लौट के अपने देश पहुँचा ब्रिटेन में, तो वहाँ पर उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। क्या चलाया गया? महाभियोग चलाया गया। 1700 लगभग 85 के आसपास में महाभियोग इस पर चलाया गया, 85-87 में। और ये जो महाभियोग से 1795 के समय में आसपास में ये महाभियोग वाला जो इस पर आरोप लगा था, उससे वो क्या हो गया, बरी हो गया। जो इस पर इल्ज़ाम लगाया गया था उससे छुटकारा इसको मिल गया। अगला क्वेश्चन लिखा है, कुछ लोगों को इतिहास के बारे में क्या धारणा है? तो कुछ लोगों को इतिहास जो है ना, इतिहास बहुत उबाऊ लगता है, मतलब बोरिंग लगता है, सिंपली समझिए। अगला जो है पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न कल्चर देखा जाए तो आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? यानी पश्चिम में आधुनिक काल की विशेषता क्या मानी जाती है? तो अगर जो वेस्टर्न कल्चर है उसका देखा जाए तो उसका विज्ञान का विकास में आगे था, तर्क वाला युग में था, लोकतंत्र और मुक्ति का युग था, यानी उपयुक्त में से सभी कहा जाएगा। यानी कि देखिए, यूरोप जो ऐसे भी यूरोप को है ना सभ्यताओं का देश भी कहा जाता है, ठीक है। यूरोप में जो होता है ना, क्या होता है कि नहीं, सभ्यता का दोस्त तो एशिया हो जाएगा, और मानव का पालना अफ्रीका होता है और सभ्यता का पालना एशिया होता है। लेकिन सबसे तेज़ी में डेवलप किया, सबसे अमीर अगर कहा जाए, सबसे डेवलप अगर कोई महादेश कहा जाए तो वो इस समय है यूरोप है। शुरू से ही था यूरोप में बहुत तेज़ी से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ। ये चीज़ें आप लोगों को विश्व इतिहास में पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। तो उसमें क्या हो गया ना कि लोगों के बीच में एक वैज्ञानिक सोच विकसित होने लगा, लोगों ने उस पर तर्क लगाना शुरू कर दिया। लोग जो है अब राजा के शासन से वो बोर हो चुके थे, अब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, मुक्ति चाहते थे, ठीक है, मतलब स्वतंत्र रूप से अपना अधिकार चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पश्चिमी साइड में, पश्चिमी आधुनिक काल में ये सब देखने के लिए मिला, इसीलिए इस उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 16 नंबर लिखा है कि ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो जो ब्रिटेन का जो था भारत का अंतिम वायसराय देखा जाएगा, तो जो अंतिम वायसराय था उसको कहा जाएगा कि ये लॉर्ड माउंटबेटन था। तो सिर्फ इसको माउंटबेटन याद रखिएगा कि अंतिम वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन था, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे लोग, आगे समझेंगे लोग। जो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में समझ ही लें कि ये गवर्नर जनरल था, 1773 में बना। डलहौजी के बारे में आगे आएगा, ठीक है, डलहौजी के बारे में पढ़ा जाएगा ना। जो विलय नीति लाया था डलहौजी, जिसके तहत विलय नीति के तहत उसने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी सब चीज़ को कब्जा कर लिया। विलय नीति जब पढ़ाऊंगा अभी जस्ट इसी में कहीं आगे आएगा, है ना, तो वो बताऊंगा डलहौजी के बारे में। फिर उसके बाद कैनिंग जो है, ये कैनिंग जो था उसके समय में 1857 की क्रांति होती है, 1857 की भयानक क्रांति होती है, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि 1857 की क्रांति के समय जो ये कौन सा गवर्नर जनरल था, तो कौन सा गवर्नर जनरल था भारत का, तो वो था कैनिंग था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार।
एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में कि 1857 की क्रांति के समय में जो भारत का तो गवर्नर जनरल आपको मालूम चल गया कि कैनिंग था, ठीक है, 1857 के। वही बाद में भारत का वायसराय बन जाएगा, जो भारत शासन अधिनियम 1858 वाला जो आएगा, यानी कंपनी जो है महारानी के कब्जे में जब आ जाएगा, महारानी पूरी तरह से भारत पर शासन करने लगेंगी। तो ये क्वेश्चन क्या था कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। आप सभी को अगर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि 1857 की क्रांति के समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। नहीं पता होगा तो लास्ट में मैं इसके बारे में आंसर बताऊंगा, तब तक आप सभी कमेंट करके बताइए कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ, याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है, पूरी बन सकती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत का अंतिम वायसराय देखा जाएगा, तो अंतिम वायसराय जो था वो था माउंटबेटन था। कौन था? माउंटबेटन था। रिपन के बारे में अगर कहा जाए तो रिपन जो थे वो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया था लिटन द्वारा, लिटन जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, है ना, मतलब भारतीय जो लोकल लैंग्वेज में आप पेपर नहीं छापेंगे, अंग्रेजी में छापेंगे, वो भी अंग्रेजों से परमिशन लेके, ठीक है। कर्जन क्या किया था? कर्जन तो बंगाल विभाजन का सबसे बड़ा ये मतलब क्या कहा जाए, यही बंगाल विभाजन किया था 1905 के आसपास में, ठीक है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन करने वाला कौन था? कर्जन था। इरविन के बारे में जानते हैं कि इरविन जो था वो गांधी जी के साथ इनका समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता आप सभी को बहुत फेमस, और ये पिछली बार में क्वेश्चन में पूछ भी चुका है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है। और ये इरविन जो है किसके शासनकाल में थे, तो उस मतलब इरविन के शासनकाल में गांधी जी थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ आप सभी को। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। लो, पिछला ही क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में कि 5 मार्च 1931 ईस्वी में इरविन और 5 मार्च 1931 ईस्वी कौन सी घटना हुई थी, तो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, आर्थर को क्या पदवी दी गई थी, और ये जो क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आप लोग को जब पढ़ा रहे थे तो साइड में ऐसे एक फोटो बना हुआ था जिसमें एक चाय की कंपनी का नाम था लिप्टन चाय की कंपनी। और लिप्टन जो चाय की कंपनी था, वो लिप्टन चाय की कंपनी क्या किया था कि ये अपनी चाय का कंपनी का प्रचार करने के लिए बड़े बड़े शाही दरबार के लोगों को आमंत्रित करता था, बुलाता था। 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय कंपनी ने क्या किया कि जो महारानी विक्टोरिया थी, उनका तीसरा बेटा है, महारानी विक्टोरिया का थर्ड बेटा है ना, तीसरा जो बेटा था उसका नाम था आर्थर को अपने ऐड में, प्रचार में इनको क्या किया, लिया, मतलब कि इनका फोटो का इस्तेमाल किया। घोड़े पे बैठे हुए इनका फोटो है जो कि साइड में बना हुआ था, आप लोग किताब जब पढ़ाए थे बताए थे, ठीक है। तो जो ऑर्थर थे, पहला बात कि ऑर्थर कौन थे, तो ये महारानी जो विक्टोरिया थी उनके तीसरे बेटा थे, ठीक है। और ये ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। और लिप्टन जो चाय की कंपनी था वो 1922 के समय में चाय कंपनी जो था ना काफ़ी ज़्यादा फेमस था। क्या था? बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। आगे जी लो, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल देखा जाए, तो भारत का अगर प्रथम गवर्नर देखा जाए तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा था, तो उसने किस 3 कालखंडों में बांटा था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। बिल्कुल दिया था रेनेल को 1782 के आसपास में। ये भी पहला पेज में ही सबसे ऊपर में ही बगल में, यहाँ फोटो ऐसे बना हुआ था, बगल में ही आप लोग को पहला ही पेज में आपको साइड में देखेंगे तो फोटो बना होगा जिसमें लिखा हुआ था कि 1782 ईस्वी के आसपास में जिसमें ये पुरोहित लोग जो ब्रिटानिया को क्या दे रहे हैं, भेंट दे रहे ग्रंथों को, उसी के नीचे लिखा हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जेम्स रेनेल को भारत का यानी हिंदुस्तान का नक्शे बनाने का कार्य दिया 1782 ईस्वी में दिया हुआ था। तो ये कथन तो सही लग रहा है। क्या कर रहा है कथन, कौन कौन सही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव एक्चुअली में बंगाल का था, ठीक है, बंगाल का था। जब 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस एक्ट के तहत उस बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, वो गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन बनाया गया, तो उसमें जो गवर्नर जनरल बनता है वो कौन बनता है, तो वारेन हेस्टिंग्स बनता है। तो अगर भारत का अगर पूछता है गवर्नर जनरल, ठीक है, तो कौन बनता है, तो वो बन जाता है वारेन हेस्टिंग्स, ना कि ये आपका रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये सिर्फ गवर्नर था, जनरल नहीं था, ठीक है। अगर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल देखा जाए तो ये माउंटबेटन थे। तो ये वाला और ये वाला दो सही लग रहा है। तीसरा का आंसर होना चाहिए था वारेन हेस्टिंग्स। तो तीसरा जो यानी कि दूसरा मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 कहाँ गया,
1 और 3 ये जो है सही लग रहा है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे लोग, मिल ने यानी जेम्स मिल ने सुझाव दिया ताकि भारतीय को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो वो क्या सुझाव दिया था? उसने कहा कि अगर भारत को सुखी जीवन जीना है तो भारत पर या भारत को डेवलप करना है तो भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ठीक है। और ऐसा मानता भी था, उसको जब पढ़ाया तो मैंने आप सभी को बताया भी था उसमें कि जेम्स मिल को लगता था कि भारतीय सभ्यता काफ़ी पीछे है यूरोपीय सभ्यता से, और भारतीय सभ्यता को अगर को और डेवलप करना है, ठीक है, भारत के लोगों को और विकास चाहिए तो अंग्रेज ही इसका भला कर सकते हैं, मतलब भारत का भला कर, इसी बकलोलवा का समझना था जेम्स मिल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे? तो गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहा? रेनेल नहीं था। रेनेल तो नक्शा बना रहा था ना हिंदुस्तान का रॉबर्ट क्लाइव के समय में, तो ये गवर्नर के पद पर नहीं रहा, बाकी सब रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में पहली क्रांति कब हुई थी? तो पहली क्रांति जो 1857 की क्रांति देखी गई, जो बहुत बड़ी क्रांति थी, और इस क्रांति के समय में मैं अभी जस्ट बताया आप सभी को, अगर पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो कैनिंग था, वही बात वो वायसराय बन जाएगा। और प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का? तो पामस्टर्न था। चलिए आंसर यही बता दिया आप लोगों को, मैं सोचा था कि लास्ट में बताने के लिए फ्लो में आंसर भी बता दिया। उम्मीद है कि अब तक अगर क्वेश्चन जो पूछा हुआ था कि आंसर आप लोग बता दिए होंगे लोग, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आप सभी का बहुत सारे लोग इसका आंसर ऑलरेडी जानते भी थे, ऐसा नहीं है कि आंसर को नहीं पता था मैं, लेकिन जो पूछा हुआ था इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग दूसरा क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। और जिनको नहीं पता था तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में, याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय में जो प्रधानमंत्री था वो पामस्टर्न था, और जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया का तीसरे पुत्र का नाम क्या था? अभी जस्ट हम लोग पढ़े लोग कि तीसरे बेटे का नाम क्या था, तो आर्थर था। क्या नाम था इसका? तीसरे बेटे का जो नाम था वो था आर्थर, ठीक है, जिसको ड्यूक ऑफ कनाट कहा गया, जिसको 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय कंपनी जो था, इनको प्रचार के रूप में इनका फोटो का यूज किया, इनका जो घोड़े पर बैठे हुए फोटो का लगाया गया, ठीक है, सारी चीज़ें को मैं डिटेल से बता दिया। अगला क्वेश्चन है जी, जब एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि किसी देश को पूरी तरह से बदल देना, ये तभी हो सकता है जब वहाँ पर औपनिवेशिक युग चल रहा होगा, ठीक, औपनिवेशिक युग जो चल रहा होगा, यानी कि गुलामी में अगर वो देश जी रहा है तो उसकी संस्कृति, उसके कल्चर जो है धीरे धीरे बदलने लगते हैं, दूसरे देश उस पर हावी होने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? तो ये प्रथम गवर्नर जनरल अगर बने थे तो वो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने। कई बार बता दिया आप लोग को। ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक किसको कहा जाता था? ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ये ब्रिटानिया को कहा जाता था, और इसी ब्रिटानिया को ही तो जो पुरोहित लोग थे, जो पंडित जी जो थे, वो उन्होंने क्या किया था, उनको भेंट स्वरूप में एक ग्रंथ को दिया था, प्राचीन ग्रंथों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शासन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में अगर अंग्रेजी शासन को देखा जाएगा तो उसको औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का जो वर्चस्व था, भारत हमारा देश जो है अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था। अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो अंग्रेजों को सोचते थे कि अगर भारत में शासन चलाना है तो सबसे जरूरी है कि भारत में सर्वेक्षण किया जाए, फुल सर्वेक्षण, मतलब पूरी तरह से, जैसे मैंने बताया कि सब सर्वेक्षण कराया, मानव शास्त्र का सर्वेक्षण से लेकर वनस्पति सर्वेक्षण से लेकर हर तरह का सर्वेक्षण कराया। अगला क्वेश्चन, लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? तो जो लिप्टन चाय था उसका विज्ञापन बताया आप लोग को कि 1922 ईस्वी में इसको तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है, ये किसने कहा था? तो वही कहा था जेम्स मिल ने। जस्ट इसके बारे में बताया कि ये कहता था कि अंग्रेज अगर जब तक सपोर्ट नहीं करेगा भारत की सभ्यता बेहतर नहीं हो पाएगी। भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कब किया था? तो ये 1782 का ही समय है जब हिंदुस्तान के नक्शे बनाने के लिए काम दिया गया था रेनेल को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। उसी समय ये ब्रिटानिया जो है, ब्रिटानिया को शास्त्र सौंप रहे हैं, जो भारतीय पुरोहित जो थे यानी पंडित जी जो थे वो शास्त्र भेंट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? तो जहाँ दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए काम सौंपा था? तो किसको सौंपा था? तो वो था जेम्स रेनेल 1782 ईस्वी में। अगला देखेंगे,
1817 ईस्वी में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक था। तो कौन था स्कॉटलैंड का दार्शनिक? वो था जेम्स मिल। अब दूसरे नंबर चैप्टर को देख लेते लो। पहला क्वेश्चन दिया है कि कोलकाता का पुराना नाम क्या था। तो देखिए कोलकाता का अगर देखा जाए पुराना नाम, तो कोलकाता का जो पुराना नाम था उसका नाम था ना, क्या नाम था उसका? कालीकता। ठीक है। एक्चुअली में 3 गांव थे, है ना। जॉब चरनॉक जो था एक अंग्रेज था, उसने क्या किया, कालीकता, सूतानाती और गोविंदपुर, ये बिहार बोर्ड की किताब में तीनों का नाम दिया गया 1200 रुपये में। और वो भी कब? तो 1696 ईस्वी के आसपास में कोलकाता, ये आपका कालीकता, सूतानाती और गोविंदपुर, 3 जगहों को खरीद कर जॉब चरनॉक ने क्या किया, इसको तीनों गाँवों को मिलाकर एक नया शहर विकसित किया, एक नया जगह विकसित किया जिसका नाम रखा कोलकाता। ठीक है। तो इसका पुराना नाम अगर देखा जाए तो कालीकता था। क्या नाम था पुराना नाम कालीकता था। बाद में कोलकाता हो गया। जॉब चरनॉक ने उसको 1200 रुपये में खरीद कर इसको डेवलप किया। ठीक है। नवाब मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? तो मुर्शिद कुली खान जो थे वो जो बंगाल के नवाब थे। असल दर हुआ क्या कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जा रही है। मृत्यु के बाद अलग अलग शासक बनते हैं मुगलों बादशाह का। तो मुगल बादशाह का जो शासक बनते वो उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। 1717 के आसपास में फारूक सियर ने क्या किया था, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था किनको? मुर्शिद कुली खान को। उसी समय से मुर्शिद कुली खान और उनके आने वाली जो पीढ़ी थी उन्होंने बगावत करना शुरू कर दिया मुगलों से। बगावत मतलब क्या कि अपने खुद के राज्यों को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया कि भैया हम अपना एरिया को स्वतंत्र रखेंगे, आपके अधीन काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र किया और स्वतंत्र करने के बाद वो बंगाल का शासक बने। शुरुआती समय में ये क्या थे? सूबेदार थे। किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? फारूक सियर द्वारा नियुक्त किए थे। फारूक सियर ने उनको नियुक्त किया था 1717 ईस्वी में। इनके बाद जो है अगला शासक बनता है अलीवर्दी खां 1740 के आसपास में। और उनके बाद उनका नाती जो थे सिराजुद्दौला, वो 1756 में अगला शासक बनते, जो कि प्लासी की लड़ाई होगा जिसको आगे पढ़ेंगे लोग। यहाँ देखेंगे तो पलास के फूलों का क्या नाम पलास के फूलों का क्या बनाया जाता है? पहली बात कि अगर पलास के फूल के बारे में अगर डिटेल समझा जाए तो एक्चुअली में देखा जाए कि तो पलास का फूल जो है इसका असली नाम देखा जाएगा तो इसका असली नाम फलासी और पलासी दोनों नाम आता है। अब ये दोनों नाम कैसे आता है? तो बिहार बोर्ड की किताबों में फलासी लिखा है, याद रखिएगा फलासी लिखा है। ठीक है। किसमें? बिहार बोर्ड की किताब में। और वही एनसीईआरटी में जब देखा जाता है तो इसका नाम लिखा है पलासी। अब भैया इसमें कौन सा करेक्ट है ना? तो इस दोनों को आप लोग याद रखिएगा। बिहार बोर्ड में फलासी दिया है और एनसीईआरटी में पलासी दिया है। ये पलासी जो जगह है, इसी पलासी के फूल के कारण ही इसका नाम पड़ा। इसमें दोनों में याद ये रखने वाला है कि दोनों में ये वाला स है। ठीक है ना? पलासी, इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में आप सभी को ये वाला स देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो पलासी या फलासी जो बिहार बोर्ड की किताबों में दिया हुआ है फलासी और एनसीईआरटी में पलासी दिया हुआ है, इसी के नाम पर जो जगह का नाम पलासी पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फूल पाया जाता है, फूल का नाम है पलास का फूल। ठीक है। अब ये पलास का फूल इस तरह भी लिखा हुआ है। ठीक है। पलास का फूल और इस तरह भी लिखा हुआ है। ठीक है। दोनों कोई अंतर नहीं, क्योंकि इंग्लिश में लिखा जाता था तो हिंदी में उसको थोड़ा बहुत तो अलग हो सकता है, उससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा, फलासी और पलासी दोनों याद रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों की याद रखिएगा। ठीक है ना? अब दोनों में से कोई एक नाम दे देगा एग्जाम में, तो मान के चलिए कि आप ये वाला याद रखिएगा, तो अगर फलासी दे देगा तो आपको लगेगा कि नहीं इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए, जबकि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए बोला कि दोनों को ध्यान रखिएगा। अब जो पलास का फूल था वो लाल कलर का था, याद रखिएगा। किस कलर का? लाल कलर का। और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पिछले बार में पूछा हुआ है कि पलास का जो फूल है वो किस कलर का था? तो रेड कलर का था। और इससे क्या बनाया जाता है? इससे गुलाल बनाया जाता है। और इसका यूज किस में किया जाता है? रंग में यूज किया जाता है गुलाल का, होली में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पंजाब पर अंग्रेज जो थे, पंजाब को कब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था? तो पंजाब को अगर कब्जा किया गया था, एक्चुअली में पंजाब को कब्जा करने के लिए उन्होंने तब तक नहीं कब्जा किया जब तक महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के जो शासक थे उनकी मृत्यु नहीं हो गई। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जा रही है 1839 में, 39 में, और उसके 10 साल बाद 1849 में अंग्रेजों ने इनको क्या किया? पंजाब को अपने अधीन कब्जे में ले लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का जो है नवाब कौन बना था? तो अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उनके नाती जो थे, उनका नाती का नाम था सिराजुद्दौला, वो बनते हैं शासक, बंगाल का नवाब बनते हैं। सिराजुद्दौला कब नवाब बने थे? तो ये 1756 बने, इसलिए क्योंकि 1756 में ही जो अलीवर्दी खान का मृत्यु होता है।
कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? तो किसने कहा था कि बिना शुल्क चुकाए भी आप अपना व्यापार कर सकते हैं? तो ये औरंगजेब ने कंपनी को ये पूरी तरह से छूट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? देखिए, सिराजुद्दौला जो था ना वो योग्य शासक था और 30,000 से प्लस इसकी सेना भी थी, लेकिन हारने का मेन कारण था इसका सेनापति मीर जाफ़र इससे धोखा किया। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वहाँ पर दो व्यापारी थे, बड़े व्यापारी, अमी चंद और जगत सेठ, इन्होंने भी धोखा किया। ठीक है, जिसके कारण सिराजुद्दौला जो है प्लासी की लड़ाई जो है हार जाता है। ठीक है, प्लासी की लड़ाई क्या होता है, इसको हार देखनी पड़ती है प्लासी की लड़ाई में। अब ये प्लासी की जो लड़ाई होती है, याद रखिएगा, ये लड़ाई जो है 23 जून 1757 को लड़ाई हुई थी। जो अंग्रेज़ थे रॉबर्ट क्लाइव और जो सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें धोखे के कारण, यानी किसका धोखा, तो मीर जाफ़र जो इसका सेनापति था, उसने गद्दारी करता है। क्या करता है? गद्दारी करता है। किससे? सिराजुद्दौला से। और उनके साथ साथ अमी चंद और जगत सेठ, ये भी जो है व्यापारी, ये दो व्यापारी थे बड़े बड़े, और इन्होंने भी सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और उसके तहत सिराजुद्दौला को क्या किया गया? मार दिया गया। तो अगला बंगाल का नवाब कौन बन जाएगा? बंगाल का नवाब बनेगा मीर जाफ़र। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब कौन थे? तो मुर्शिद कुली खान के बाद अगर नवाब देखेंगे तो अलीवर्दी खान थे। पलासी का अगर असली नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पलासी का असली नाम जो देखेंगे तो वो हो जाएगा पलासी। ठीक है, पलासी का क्या मतलब है? तो पलासी जो है एक पलास का एक फूल है। ठीक है, अगला जी, अगले क्वेश्चन में कहा कि अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी? तो अलीवर्दी खान की जो मृत्यु हुई थी वो 1756 में हुई थी। तो उसके बाद ही तो सिराजुद्दौला जो है यहाँ का नवाब बने, इनके मरने के बाद। और मुर्शिद कुली खान का अगर कहा जाता कब मृत्यु हुई तो वो 1740 में हुई। उसके बाद ही अलीवर्दी खान नवाब बनते हैं। नेक्स्ट है जी, निम्न में से पलास के फूलों का रंग कैसा होता है? तो अभी बताया कि लाल रंग का, रेड कलर का होता है। और ना रंग कैसा होता है? तो रेड कलर का होता है। 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था? तो 1757 ईस्वी में जो अंग्रेज़ का शासक था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और इसी ने सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई लड़ा 23 जून 1757 को, जिसको प्लासी का भी युद्ध कहा जाता है। वारन हेस्टिंग के बारे में बताई दिए, रिपन के बारे में, डलहौजी के बारे में, सबके बारे में डिटेल सब लोग पढ़ ली। अगला जी, गुलाल का उपयोग किस त्यौहार में किया जाता था? ये होली में उपयोग किया जाता है रंग लगाने के लिए। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना था? सिराजुद्दौला जो है उसके मरने के बाद जो कि गद्दारी किया हुआ था, इनका जो सेनापति था मीर जाफ़र, वो बनता है। उसके बाद मीर कासिम बनेगा। ठीक है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो जो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो तिलकुट सेना, जैसे कि मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलके अंग्रेजों के साथ लड़े थे। कब लड़े थे? तो 22-24 अक्टूबर को, है ना। किसी किताबों में 22 देता है, किसी में 24 अक्टूबर देता है। अमूमन आप मान लीजिए 24 अक्टूबर, है ना, 24 अक्टूबर 1700 कब में? 64 में, 24 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई होती है। ये तीनों मिल के लड़ते हैं और उधर से रॉबर्ट क्लाइव लड़ता है, और ये तीनों मिलकर भी उसको हरा नहीं पाते और हार जाते। जिसके बाद 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि कराई जाती है। किसके बीच में? तो क्लाइव और जो शाह आलम द्वितीय है उसके बीच में संधि होती है। अब विलय नीति के बारे में समझेंगे लोग। विलय नीति जो था ना वो डलहौजी ने शुरू किया था। डलहौजी का अगर शासनकाल देखेंगे तो 1848 से लेकर 56 तक इसके बीच में शासनकाल रहा। कब से कब तक? 1848 से 56 के बीच में। और इस अपने शासनकाल में उसने एक नीति लाई जिसको कहा है विलय नीति। एक तरह से समझिए कि ये विलय नीति हड़प नीति थी। उसके तो उसने क्या किया? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, याद रखिएगा नाम, पहले सतारा, देन उसके बाद संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, इन सभी जगहों पर उसने क्या किया? कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्यों? क्या कहा के भैया? तो विलय नीति में क्या नियम था कि अगर किसी भी राज्य में खुद का अपना अगर पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है इस शासन का, तो वो राज्य या वो शासक अंग्रेजों को अधीन रहेंगे या वहाँ पर अंग्रेजों का शासन हो जाएगा। जैसे झांसी रानी की लक्ष्मीबाई जी थी, उनका अपना पुत्र नहीं था, उन्होंने किसी को दूसरे पुत्र को गोद लिया था, जिसे दत्तक पुत्र कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? जो भी गोद वाला बच्चा रहता है ना उसको दत्तक पुत्र कहा जाता है। जैसे नाना साहब भी एक दत्तक पुत्र थे पेशवाओं का। ठीक है, तो दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने अनवैलिड कर दिया कि भाई वैलिड नहीं है, ये योग्य नहीं है भारत के शासक बनने का, अपने क्षेत्र का शासक बनने का, वो क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेगा। ये नीति कौन लाया था? तो डलहौजी लाया था। 1848 और 56 के बीच में ये चल रहा था विलय नीति जिसे कहा गया। किसने शुरू किया था? डलहौजी ने। ठीक है।
आ गया जी। रॉबर्ट क्लाइव भारत में आया था तब उसकी उम्र कितनी थी? तो जब रॉबर्ट क्लाइव अगर भारत में आया था ना तो उसकी उम्र जो थी वो उम्र लगभग 18 साल थी, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जब भारत में आया था तो उसकी उम्र कितनी थी? 18 साल थी। और ये उस समय मद्रास का एक छोटा सा वर्कर बन के, क्लर्क बन के आया हुआ था मद्रास का, ठीक है। 18 साल की उम्र में भारत में आया था। किट्टूर इलाके पर कब्जे का विरोध किसने किया था? तो किट्टूर इलाके पर अगर कब्जे का विरोध देखेंगे तो असल अंदर ये जो नीति आई थी, एक नीति थी जो हेस्टिंग्स ने शुरू किया गया था। कौन शुरू किया था? हेस्टिंग्स द्वारा। 1813 से लेकर 1823 तक, 1813 से लेकर 23 तक शासन चला हेस्टिंग्स का, वारन हेस्टिंग्स का। और ये हेस्टिंग्स एक नीति लाया था, स्वरोचता की नीति। स्वरोचता की नीति क्या कहता था? इस नीति के तहत अंग्रेजों का कहना था कि हम सर्वोच्च हैं और जितने भी भारत के छोटे मोटे राज्य हैं वो सब हमारे अंडर रह के काम करें, क्योंकि हम लोग सर्वोच्च हैं, लोग श्रेष्ठ हैं लोग। ये स्वरोचता की नीति जो है, जो कर्नाटक की यानी किट्टूर जो वर्तमान समय कर्नाटक है, वहाँ के रानी को ये स्वरोचता का नियम जो है पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध किया। किसका? अंग्रेजों का विरोध किया, जिसके कारण इनके बीच में लड़ाई हुई, जिस लड़ाई में जो रानी थी उनको पकड़ लिया गया। वो रानी कौन थी? तो रानी थी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया 1824 ईस्वी में। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कब किया गया? 1824 में। 1829 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जा रही है। जेल के अंदर ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन ये जो आंदोलन था ये रुका नहीं। इनका जो इनका एक अगर कहा जाए तो एक छोटा सा गरीब है ना, एक सेना था, ठीक है। उसने क्या किया? इस युद्ध को, इस आंदोलन को कंटिन्यू चालू रखा, जिसका नाम था रेमन्ना। क्या नाम था? रेमन्ना नाम था, ठीक है। और जो रायन्ना नाम था। क्या नाम था? रायन्ना या रेमन्ना, इसी तरह का रायन्ना ही शायद नाम है, ठीक है। देख लीजिए, इसको रायन्ना ही होना चाहिए, ठीक है। रायन्ना नाम था, जिन्होंने एक छोटे से गरीब सेनापति नहीं, मतलब एक छोटे से सिपाही थे, चौकीदार थे, ठीक है। क्या थे? एक चौकीदार थे, ठीक है। चौकीदार या सिपाही थे। तो ये क्या नाम था उनका? रायन्ना। तो रानी चेन्नम्मा के मरने के बाद या जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद जो है इनका आंदोलन जो है कंटिन्यू चालू रहता है। ये स्वरोचता के खिलाफ ये भी लड़ते रहते हैं। रायन्ना एक छोटे से गरीब चौकीदार थे, है ना। और इनको भी पकड़ लेता है सब अंग्रेज। पकड़ के इनको भी फांसी पर लटका दिया जाता है। 1830 ईस्वी में इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज किया था ना, वो किया था वास्को डी गामा। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है भारत में पहुंच जाता है। पहुंचता कैसे है? तो मैं कई बार बताया, जो अफ्रीका का जो निचला हिस्सा है, अफ्रीका का अगर देखा जाए निचले हिस्सा को, इस वाले हिस्से को देखा जाए तो ये जो निचला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। यहाँ यूरोप से ये लोग यहाँ पहुँच चुके थे, यहाँ पर। और इस जगह का खोज कर चुका था बार्थोलोम्यू डियाज 1488 में। ये विश्व में आप लोग को पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से। 1488 में खोज कर चुका था। यहाँ से आगे आने की रास्ता इन लोग को नहीं पता था। यहाँ से हम लोग का भारत था यहाँ पर, यहाँ से इन लोग को आने का रास्ता नहीं मालूम था। यहाँ पर एक था व्यापारी, इसका नाम था अब्दुल मजीद। वो वास्को डी गामा के टंगले ले आ गए यहाँ पर भारत में। भारत में पहुंचा कालीकत बंदरगाह, जहाँ पर राजा जमोरीन ने इसकी स्वागत कर दी, ठीक है। तो भारत में अगर पहुँचने वाला या भारत के रास्ते को जानने वाला पहला अगर देखा जाए यूरोपीय व्यापारी जो था वो था वास्को डी गामा। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की थी? देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो था ना, उस पर बहुत सारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और बहुत सारे लोग मानते हैं कि उसको कुछ बीमारी भी हो गई थी, जिसके कारण उसने 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर लिया। अगला है कि हरियाणा का क्षेत्र पंजाब में कब मिला लिया गया? तो देखिए, हरियाणा का जो क्षेत्र था ना, उसको जब 1858 ईस्वी में जो भारत सरकार अधिनियम जो लाया गया महारानी द्वारा, जो कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया, उसके तहत हरियाणा को भी भारत का जो हरियाणा क्षेत्र को भी पंजाब में या उस पर क्या कर लिया अंग्रेजों ने, मतलब कब्जा कर लिया। हरियाणा क्षेत्र को भी पंजाब में मिलाकर उस पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया? पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। कब किया? 1858 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं लो। मैसूर और अंग्रेजों के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए, है ना। कौन कौन को दो लिख दिए, कौन कौन से युद्ध हुए थे। तो अगर मैसूर, देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 4 युद्ध हुआ था, जिसमें से 2 युद्ध जो थे वो हैदर अली लड़े हुए थे और 2 युद्ध जो है उनके हैदर अली के बेटे जो थे वो टीपू सुल्तान वो लड़े थे। हैदर अली को, है ना, हैदर अली जो है वो उनको कैंसर की बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो जा रही है। कब मृत्यु हो जाती है? तो उनको लगभग 7 दिसंबर 1782 के आसपास में उनकी मृत्यु हो जा रही है। किनकी मृत्यु? हैदर अली के मृत्यु हो जा रही है 7 दिसंबर 1782 में। और उसके बाद टीपू सुल्तान जो है ये युद्ध लगातार जारी रखते हैं। तीसरे युद्ध में
आंग्ल मैसूर युद्ध के तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया, इनके टीपू सुल्तान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि उनको थोड़ी सी ये युद्ध में प्रॉब्लम झेलना पड़ा। और चौथा जो लड़ाई हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें इन्होंने 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान भी मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। और ये अंग्रेज़ों के साथ, और इतिहास में जब पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ये पूरी तरह से आवाज़ उठाने वाले ये उस समय के एकमात्र शासक थे टीपू सुल्तान, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरी तरह से ज़ोरों शोरों से लड़ा था। टीपू सुल्तान के बारे में और कुछ जानना चाहते होंगे तो एक उसमें क्वेश्चन पूछता है बराबर कि ये किस क्लब के सदस्य थे। तो एक क्लब था जोकोबियन क्लब, जो फ्रांसीसियों का क्लब था। 1797 ईस्वी में एक क्लब बना हुआ था जोकोबियन क्लब। उसमें इसकी 1797 ईस्वी के आसपास में ये जोकोबियन क्लब का सदस्यता ग्रहण करते हैं या उसका मेंबर बन जाते हैं। कौन बनते हैं? टीपू सुल्तान उसके मेंबर बनते हैं, ठीक है। और एक अपने यहाँ मैसूर में उन्होंने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था, ठीक है। अगला जी, प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था 23 जून 1757 को। सहायक संधि कब और किसने चलाई थी? तो जो सहायक संधि जो चलाया था वो था बेलेजली। क्या नाम था उसका? रिचर्ड बेलेजली था। उसने सहायक संधि लाया और इस संधि के तहत समझिए कि किसी भी लोगों को अपने अंदर सहायक संधि के तहत किसी को भी अपने अंदर सहायता का नाम पर कंट्रोल करता था। कैसे? उसका नियम जो था, इस सहायक संधि का नियम क्या था कि आप हमसे सहायता लीजिए, नहीं लीजिएगा तो आप पे कोई भी हमला करेगा तो मदद नहीं करेंगे। कोई राजा अगर नहीं बात मानता था तो वह खुद ही उस पर हमला करवाता था और बाद में खुद ही सपोर्ट करने आता था। और बाद में उसके तहत उसने क्या किया कि वो शर्त रखता था कि हमसे सहायता ले लीजिए या हमारी बात मान लीजिए, ठीक है, तब जो है हम अपना जो है आपका रक्षा करेंगे, आप पे कोई भी हमला करेगा। जिसके तहत सबसे पहले सहायक संधि के तहत किस राज्य को अपने कंट्रोल में ले लिया? तो हैदराबाद के निजाम जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लिए। उसके बाद अवध के नवाब को जबरदस्ती स्वीकार कराया गया। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो शासक है वो कौन है? हैदराबाद का निजाम है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, और ये कौन लाया था? तो रिचर्ड बेलेजली 1801 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो जा रही है? 4 मई 1799 में, अभी बताया। बक्सर की लड़ाई में कौन हारा? तो बक्सर की लड़ाई अगर देखा जाएगा तो बक्सर की लड़ाई में जो लड़ाई हो रहा था वो मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय थे और शुजाउद्दौला थे। तो इसमें से शाह आलम द्वितीय तो है नहीं, बहादुर शाह द्वितीय तो थे नहीं, ये तो 1857 की क्रांति में आएंगे। मीर कासिम जो था और मीर जाफर तो थे नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वरसता का नीति किसने शुरू की थी? तो स्वरसता का नीति मैंने अभी बताया जस्ट आप लोगों को कि हेस्टिंग जो था स्वरसता का नीति लाया था, जिसमें खुद कहता था कि हम ये क्या है, सर्वोच्च है ना, सबसे बड़े हम ही हैं। हेस्टिंग का शासनकाल चला 1813 से लेकर 1823 के बीच में चला, जिसमें जो रानी चन्नम्मा थी कर्नाटक की, इसका विरोध की। अगला क्वेश्चन लिखा है, मद्रास के जहाज़ों से सामान लाते स्थानीय जहाज़ों का चित्र किसने बनाया था? और ये भी साइड में फोटो दिया हुआ था, जिसमें मैंने बताया था आप सभी को कि जो मद्रास से जो जहाज़ आता है उस जहाज़ को लाते समय किसने इसका चित्र बनाया था? तो किसने बनाया था? याद रखिएगा, सिम्पसन ने बनाया था। किसने बनाया? विलियम सिम्पसन ने बनाया था। क्वेश्चन जो है लेवल ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं बताइए आप सभी, है ना। क्वेश्चन का जो है पूरी तरह से इसको साइड बाय साइड में जितना भी था उस सब चीज़ को लेके इसमें नोट किया गया, बेहतरीन नोट से लग रहा है। इसका जो इसमें जो पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन जो किया रहता है ना, वो चीज़ इसका जो नहीं दिया गया था, वो चीज़ें मिसिंग थी, उस चीज़ों को मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। अभी भी किसी भी तरह का मिसिंग होगा तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला आज ये क्वेश्चन पे, महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो मैंने बताया था कि रणजीत सिंह जो थे पंजाब के जो शासक थे, उनकी जो मृत्यु हो रही है वो कब मृत्यु हो रही है? तो याद रखिएगा 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जस्ट मैं शुरू में ही बताया आप लोग को। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी के व्यापार को कौन ठेस पहुंचाने लगे थे? तो कंपनी का अगर व्यापार देखा जाएगा तो जो बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान या सिराजुद्दौला, ये सभी लोग नहीं मानते थे अंग्रेजों का बात, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी को अपने यहाँ हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहते थे। शालाबाई का अगर संधि देखा जाएगा तो शालाबाई के संधि में अगर देखा जाए तो ये संधि जो है किन के बीच में हुई थी? तो मराठा और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई थी उसको शालाबाई की संधि कहा गया। और ये संधि हुई थी 17 मई 1782 को। कब हुई थी? 17 मई 1782 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन लिखा है, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात किया।
रेजिडेंट देखिए वही था जो सहायक संधि था ना, उसी सहायक संधि के तहत जो एक्सेप्ट कर लेता था उनके घर में एक सैनिक को रखा जाता था जो कि उनकी सब चीज़ निगरानी करे, उनके व्यवसायिक मामले, राजनीतिक मामले को पूरी तरह से ध्यान रखे, है ना। वो उनके बीच में किसी भी तरह का जो षड्यंत्र को नहीं रचा जा रहा है इसके बारे में पता लगा है। कौन करता था, पता लगाता था रेजिडेंट। किसके यहाँ, तो अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया रहता था, राजा का दरबार में खुद रहता था लोग, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। पहला ऑप्शन लिखा है कि कंपनी राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। जो कंपनी के क्या होते थे, ये कंपनी के रेजिडेंट जो होता था, ये कंपनी का क्या है, एक राजनीतिक या व्यावसायिक जो है ना प्रतिनिधि थे लोग, ठीक है। दूसरा जो लिखा हुआ है कि इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्य के भीतरी मामले में दखल देते थे, बिल्कुल ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो प्लासी के युद्ध को देखेंगे तो निम्नलिखित कथन पर क्या क्या दिया है कथन, तो कथन के बारे में देखते हैं। इस युद्ध ने रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, प्लासी के युद्ध का, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव किए थे। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के टुकड़ियों ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, बिल्कुल सही है। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज गवर्नर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो गवर्नर के बारे में देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड के लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार का आरोप का सफाई देना पड़ा था, बिल्कुल सही। वारन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटा तो उसे ब्रिटिश संसद ने महाभियोग चला, ये भी सही है। भारत में हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सुरक्षा का एक नीति शुरू की गई थी, ये भी सही है। उपयुक्त में से 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति के तहत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है वो मृत्यु उसके बाद रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती है, बिल्कुल सही। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का निर्णय किया गया, तो अवध नहीं, पहले सबसे पहले हैदराबाद का निजाम जो है वो सहायक संधि स्वीकार किया था। अगला लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालीकता गांव की जमींदारी खरीदी थी जो बाद में कलकत्ता बना, ठीक है। तो ये तो सही है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया और उसके अनुसार कंपनी के अफसर को निजी तौर पर, देखिए कंपनी के अफसर को निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, और ना तो कंपनी के अफसर जो है निजी रूप से व्यापार नहीं चलाते थे, कंपनी ही व्यापार चलाती थी। ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही लग रहा है, केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन आएंगे तो आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंग्ल मैसूर जो कथन है इसको देखेंगे तो पहला जो है, मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध हुए, बिल्कुल 4 हुए। 2 युद्ध हैदर अली और 2 युद्ध जो है टीपू सुल्तान, दोनों लड़े थे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उस संधि के अनुसार टीपू के दोनों बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में रख लिया, ये भी सही है। चौथे में क्या हुआ कि मैसूर के राजकाज पुराने राजवंश बोडियारों को दे दिया गया। मैं बताया था आप लोग जब थ्योरी क्लास करा रहा था कि टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। तो इनके मरने के बाद जब इनके जो क्षेत्र का था उनको भेड़ियारों को दे दिया गया। भेड़ियार मतलब बोले थे कि बोडियार याद रखिए, भेड़िया को दे दिया गया, यानी 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन कित्तूर यानी कर्नाटक के अंग्रेजों का विरोध आंदोलन के नेतृत्व में संबंधित है। तो रानी चन्नम्मा थी जो 24वां आंदोलन शुरू की, 29 इनको जेल में डाल दिया गया जहाँ इनकी मृत्यु हो गई, मतलब 24 में ही पकड़ा गई थी, उनको जेल में इनकी मृत्यु जरी 29 में। और रायन्ना जो थी इनको 30 में 1830 में इनको भी फांसी दे दी गया। अगला क्वेश्चन है जी, 17वीं शताब्दी के प्रथम मार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है भैया, देखते लो। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी, ये भी ठीक है। इस समय पुर्तगाल भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है, वारेन हेस्टिंग्स से प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की, सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई।
तो इसमें क्या हो जाएगा, कथन जो है दोनों ही सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं, लो। मैसूर की रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय मलाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। बिल्कुल था उनके नियंत्रण में, तभी तो वो काली मिर्च और ये चंदन की लकड़ी वगैरह पर रोक लगा दिए थे, जो किताबों में पढ़ाया आप सभी को। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है, ये भी कहा जाता था। टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली। नहीं, डच की तो सहायता नहीं लिए थे, वो फ्रांसीसी की सहायता लिए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। ये डच की सहायता नहीं लिए थे, तो सिर्फ 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखेंगे तो ये कौन सी कंपनी कब आई थी, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाल आया था, ठीक है, 1498 में पहुँच गया था। उसके बाद डच आए थे लगभग 1598 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आए 1600 के आसपास में। उसके बाद फ्रांसीसी आए 1664 के आसपास में। यानी पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। अगला लिखा है कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, मराठा दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूट गया। बिल्कुल उनकी टूट गया, क्योंकि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई, उस लड़ाई में मराठों का जो ताकत जो है वो खत्म हो गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो पानीपत का तीसरा जो लड़ाई हुआ था कब हुआ था, तो क्या बताइएगा, जनवरी 1761 ईस्वी में। लगभग 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हो रहा है वो मराठों और अफगानों के बीच में हो रहा है। अफगान कौन सा, तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली जो है वो पानीपत का तीसरा लड़ाई लड़ता है, और इसमें मराठों की शक्ति जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मराठों की जो शक्ति जो है वो तीसरी, पानीपत का तीसरी लड़ाई में क्या हो रही है, लड़ाई जो है टूट गया है ना, पूरी तरह से इनकी सपना जो है टूट गया। और मराठा सरदार ए के पेशवा के अंतर्गत कॉन्फिडेंसरी यानी कि राजमंडल के सदस्य थे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, ये राजमंडल के सदस्य। तीसरा जो लिखा हुआ है कि आपका दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है, यानी कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो सालाबाई संधि के तहत समाप्त किया गया। तो जो आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो दूसरा जो युद्ध है वो सालाबाई संधि के तहत नहीं समाप्त हुआ, क्योंकि पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो सालाबाई संधि के तहत समाप्त हुआ था, लेकिन दूसरा जो है वो सालाबाई संधि के तहत जो है समाप्त नहीं हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। और इस तरह क्या हो जाएगा, ये तीसरा नंबर जो ऑप्शन लग रहा है गलत है। चौथा देखेंगे, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन भेज दिया गया, जिसमें बताए थे कि आप लोग को नाना साहब थे जो बाद में 1857 की क्रांति में वो लड़ेंगे, ठीक है। अगर जो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये मराठा जो युद्ध हुआ था वो जो था वारन हेस्टिंग्स और माधवराव के बीच में हुआ था, जिसमें सालाबाई संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया था। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 4, 1, 2, 4, ठीक है। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो बक्सर के युद्ध है, यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया, ठीक है ना। बक्सर के युद्ध तो यह कंपनी और मीर जाफर के बीच में लड़ा गया। मीर जाफर थोड़ी लड़ा हुआ था बक्सर के युद्ध में, मीर कासिम था, है ना, मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय था, और उसके बाद से शुजाउद्दौला था। इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। नहीं, बक्सर के युद्ध के बाद मीर कासिम का नवाब नहीं बनाया गया ना। बक्सर के युद्ध में तो इनकी पूरी शक्ति समाप्त हो गई। इस युद्ध के बाद नवाब को हर महीने 50 लाख रुपए रकम देने का तय हुआ। ये तो सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही लग रहा है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यवस्था स्वीकार करने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने की अनुमति या अधिकार नहीं होता था, बिल्कुल सही। इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च रियासत को चुकाना पड़ता था, ये भी सही है। रियासतों द्वारा इस संधि के शर्तों से तय रकम न दे पाने वाले जुर्माने के तौर पर उन्हें इलाका छीन लिया जाता था। ये तीनों ही सही है, लगभग तीनों ही सही है। क्या, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, अगले क्वेश्चन आएंगे 49 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, खूब पूछता है, इसीलिए इस चीज़ को लाया गया है। पहला लिखा हुआ है कि नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की। यानी नवाब जो थे वो कंपनी से क्या बोले कि हमें नजराना दीजिए, यानी टैक्स दीजिए, तब अपना काम कीजिएगा, तो ये सही है। दूसरा, नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया, परंतु कंपनी की किलेबंदी पर रोक लगा दी। तो सिक्के के ढालने का अधिकार नहीं दिया हुआ था, ठीक है, सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया था, हालांकि किलेबंदी बनाने से रोक तो लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही लग रहा है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपनी एक लंबे लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। इसमें कह रहा है कि ये कथन दिया हुआ है और इसका कारण क्या दिया हुआ है। कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिमी हिस्से से भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। तो यानी कथन और कारण दोनों ही सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, अगला देखते हैं लोग। इसमें कथन और इसका जो स्टेटमेंट है, कारण है, ये दोनों जी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएंगे लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाब का सही कालक्रम है। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ आपको साउंड थोड़ा सा एरर आ रहा होगा, थोड़ी सी मतलब नॉइज़ ज़्यादा आ रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कारण क्या है, थोड़ी सी जगह चेंज हुआ है इसीलिए। तो बंगाल का नवाब को अगर सही क्रम देखा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का मुर्शिद कुली खां पहले थे, उसके बाद अलीवर्दी खान बने 1740 में, 1740 के बाद 56 में ये मर गए, उसके बाद सिराजुद्दौला बने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, नहीं ये तो सही नहीं है। बक्सर के युद्ध में थोड़ी ये सब हुआ, वो तो प्लासी के युद्ध में ही हुआ था। ठीक है, दूसरा लिखा है कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि मैं बताया था कि जो ब्रिटेन वासी जो थे यानी जो अंग्रेज़ थे, वो भारत में कोई भी सामान बिजनेस करने के लिए सोना चांदी के द्वारा ही बिजनेस करते थे, मतलब सोना चांदी लेके आते थे और यहाँ के सामानों को खरीद के वो लेके जाते थे। उन्होंने जब इस क्रम में उनके देश का सोना चांदी ख़त्म होने लगा धीरे धीरे, तो उन्होंने दिमाग लगाया और क्या किया कि भारत में ही कब्जा करना शुरू किया ताकि उनको सोना लाने की जो झंझट है वो ख़त्म हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है, केवल 2 जो है वो क्या हो जाएगा, केवल 2 जो है वो सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखेंगे। पहली बार यूरोप में भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को डी गामा नामक खोजी यात्री द्वारा लगाया गया था। यह यात्री निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो ये पुर्तगाल का था, ये तो सबको जानते हैं। 20 मई 1498 को ये भारत पहुंचता है। अगला लिखा है कि अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम शक्तिशाली अगर मुगल सम्राट देखा जाए तो वो औरंगजेब था। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती। उसके बाद मुगलों का कोई भी ताकतवर जो है शासक नहीं रहा। काजी का मतलब क्या होता है। काजी का मतलब आप लोग को बताए थे, बगल में साइड में लिखा हुआ था कि काजी का मतलब बताए थे कि जज होता है, न्यायाधीश होता है, और एक और वर्ड लिखा हुआ था मुफ्ती, है ना, मुफ्ती। ठीक है, मुफ्ती लिखा हुआ था। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि मुफ्ती का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। उसमें दोनों लिखा हुआ था, साइड में पढ़ाते समय बताया था कि काजी का मतलब जज और मुफ्ती का मतलब क्या, आपसे बताइए। और ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन ललन टॉप के एक न्यूज एंकर ने किसी आदमी से पूछा भी था कि मुफ्ती का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी बताइएगा कि मुफ्ती का मतलब क्या होता है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुफ्ती का मतलब क्या होता है। ठीक है, काजी का मतलब तो समझ आ गया, न्यायाधीश होता है यानी जज होता है। मुफ्ती का मतलब कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन लास्ट नहीं, ये 56 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फरमान क्या था। फरमान मतलब क्या होता है, मतलब कि फरमान के मतलब क्या होता है। तो ये क्या है, एक राजा का आदेश है, शाही आदेश है, इसी को फरमान कहा जाता है एक तरह से। ये क्या है, एक शाही आदेश है ना, यह एक राजा का आदेश है। अगला क्वेश्चन है जी, प्रथम अंग्रेज कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था। ये टोटली दिया गया है सब चीज़ के बारे में किताब में पूरी तरह से। हुगली में 1651 में, ठीक है। उसके बाद डच द्वारा 1632 ईस्वी में पटना में बनाया गया फैक्ट्री, जो वर्तमान समय में जो पटना कॉलेज है उसका नॉर्थ साइड वाला बिल्डिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई है उसमें पूरे A to Z। मसूलीपट्टनम में 1613 के आसपास में, सूरत में 1608 में कोशिश किए थे बनाने के लिए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर बाद में 1611 में वहाँ बनाए सूरत में, 1613 में मसूलीपट्टनम में बनाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ, आप सभी को बताया हूँ। बिहार बोर्ड की किताबों में खूब दिया गया है, दोनों किताबों में पढ़ा चुका हूँ, बिहार बोर्ड NCERT थ्योरी क्लास अगर देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, आप सारे क्वेश्चन आसानी से बना पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में किससे चार्टर हासिल किया था। तो 1600 में किससे जो चार्टर हासिल किया था, तो याद रखिएगा वो हासिल किए थे महारानी एलिजाबेथ। क्वेश्चन कई बार आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा साइन करके, मतलब उनको ऑर्डर देके जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जा रही है 1600 में, ठीक है।
और ये जो कंपनी है, इनको कंपनी को शुरुआती समय 15 साल का लिए ही एक अधिकार मिला था। बाद में धीरे धीरे अपना एक अधिकार बढ़ाते रहे, जो बाद में आके 1813 में आके इनकी एकाधिकार जो है समाप्त होगा। ठीक है ना। तो वो अगला क्वेश्चन आएंगे, भारत में समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1498 में, 20 मई 1498 में भारत पहुंचता है वास्को डी गामा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये जो थे, ये मैसूर के शासक थे, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान, इनको शेरे मैसूर भी कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में, अभी बताया आप सभी को। कलेक्टर की पदवी कब आई थी? तो जो कलेक्टर की जो पदवी थी वो आई थी, कब आई थी? तो 1771 ईस्वी में, याद रखिएगा। कलेक्टर की स्थापना करना शुरू कर दिया गया था। तो ये रहा हम लोग का दूसरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो यहीं पर 1 घंटे छोड़ते हैं, क्योंकि लगभग 60 इसमें और लगभग 30 उसमें 35 या 38 तक क्वेश्चन, दोनों मिला के 100 लगभग जो है क्वेश्चन हम लोग टच कर लिए लो। डेली जो है हम लोग 2 चैप्टर का या 100+ क्वेश्चन का अगर टच किया जाएगा तो इतिहास का जो 8वीं क्लास का है 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें आप लोगों का जो मॉर्निंग में आप लोग का, या मतलब एक समय में कभी इतिहास आएगा, और आज ही जो है भूगोल का भी मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को, ज्योग्राफी का भी। वो ज्योग्राफी का 9th क्लास का शुरू किया जाएगा, इसलिए 8 और 9 दोनों में से कोई शुरू किया जाएगा, इसलिए क्योंकि उसमें वहाँ से जो चीज़ें दी गई ना सबके लिए कॉमन है। और ये जो वीडियो है ये आपका हर एक क्लास के लिए कॉमन है, चाहे वो GS वाले पर्सन हो, चाहे वो आप 6 to 8, 9, 10, 1 to 5 किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि 8वीं क्लास का जो इतिहास है वो सबको पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ना। ठीक है, तो सेशन कैसा रहेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धीरे धीरे चीज़ों को मैं बढ़ाते जाऊँगा, है ना। धीरे धीरे ये 2-2 घंटे का आएगा, बाद में धीरे धीरे मैराथन आएगा, बिहार का भी आएगा, साइंस का भी आएगा। अभी जो है इतिहास और भूगोल, है ना, सुबह और शाम, है ना, 2 समय में कंटिन्यू चलेगा। बीच वाले जो समय है उस समय में मैं साइंस को, मैथ को मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों को, MCQ को भी चलाया जाए, ताकि चीज़ें कंप्लीट हो जाए आप लोगों का जल्दी से जल्दी। ठीक है, और धीरे धीरे सारी चीज़ें आती रहेंगी। और बहुत सारे लोगों को मैं नोट्स जो है नहीं दिया हूँ, और अभी भी जिनको नोट्स लेना होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिएगा, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर अगेन बता दे रहा हूँ, 9905550148। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर में वहाँ पर आप कमेंट करके आप जो PDF को ले सकते हैं। ठीक है ना। PDF का जो चार्ज है, आप सभी जो पुराने होंगे उनको पता होगा कि एक सब्जेक्ट का मात्र 45 रुपये में रखा हूँ, आप सभी को मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर जिनको लेना होगा ले सकते हैं MCQ का, क्योंकि थोड़ा सा इसको बनाने में मेहनत लगा है। और जिनका PDF मैं पेमेंट कर दिए हैं उनका PDF मैं नहीं दिया हूँ, कुछ का PDF जो कुछ सब्जेक्ट का बचा हुआ है उनको मैं बहुत जल्द दे दूंगा। एक्चुअली में क्या है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ संडे को ही पूरी तरह से समय मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सारे समय में, बाकी और सभी दिनों में, है ना, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है ना। तो संडे के दिन मैं फ्री रहूँगा, उस दिन आप सभी जिनका भी बाकी होगा वो एक बार ज़रूर मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे कि सर मेरा ये सब्जेक्ट बाकी था, ये बाकी था। ठीक है, आप सभी वहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका बाकी था। ठीक है, तो वहाँ पर मैं चेक करके देख करके आप सभी को क्या है कि वो सब्जेक्ट को मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो संडे तक उम्मीद है कि जिनका बाकी वो कर दूँगा, और जिनका न्यू जो लेना होगा वो आप कमेंट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन बढ़िया लगा होगा, है ना। तो यहीं पर वीडियो को एंड किया जाए, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।